आज टॉक लेने वाले हैं इंटरव्यूअर हमारे अनिल जमतानी जी हैं, हमारे COEP के क्लासमेट हैं और उनसे बात कर रहे हैं आज के हमारे गेस्ट मनोहर जी। मनोहर जी एक सॉइल साइंटिस्ट हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने एयर इरिगेशन नाम के एक सब्जेक्ट में किए हैं और हल्का हल्का मुझे पानी में नमी इस समय महसूस हो रही है, शायद मनोहर जी की वजह से। तो अनिल जी प्लीज़ ओवर टू यू। हमारे बीच काफ़ी डाउन टू अर्थ बेयर फुटेड साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट, जो खुद को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बताते हैं, लेकिन ही कॉल्स हिमसेल्फ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। और उन्होंने MSc किया है एग्रीकल्चर में। हम उनसे ही पूछेंगे कि टू स्टार्ट विथ उनके काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, काफ़ी आइडियाज़ है जो उनको आउटग्रो कर दिया उनकी आइडियाज़ ने। इतनी उनकी आइडियाज़ फेमस हो गई है, उनको भी नहीं पता कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। इतने अच्छे डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है कि जिनका हम लोग पहले स्टार्ट करने के लिए मैं उनसे पूछूंगा कि आपने ये लाइन कैसे चूज़ किया, हाउ डिड यू कम टू एग्रीकल्चर? एक्चुअली जब मैं एग्रीकल्चर में आया तो वो किस सोच से आया, जब स्कूल में था तब से सामाजिक काम में ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो समाज के लिए या देश के लिए दो लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके लिए हम कहते हैं जय जवान जय किसान। तो उस समय जो शारीरिक प्रकृति थी उसको देखते हुए जवान तो नहीं बन सकता था, तो फिर किसान की तरफ मुड़ गया और फिर एग्रीकल्चर में एडमिशन किया और इसलिए एग्रीकल्चर में आया। ओके। तो इनके कुछ कंसेप्ट्स हैं कि हाउ टू कट कॉस्ट ऑफ द फार्मिंग। एक फार्मर को उनका कहना है कि आज हम लोग अपनी फैक्ट्री में सूट टाई पहन कर जाते हैं और अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो एक फार्मर सूट टाई पहन के अपना फार्म कैसे नहीं चला सकता है। तो वो भी उनके पास कुछ आइडियाज़ है बहुत अच्छी। और इनका कुछ एक बहुत अच्छा टॉपिक है एयर इरिगेशन। तो एयर इरिगेशन के बारे में पहले आप बताइए सर। सही माने में अभी जो खेती के बारे में चल रहा है कि रासायनिक खेती या सेंद्रिय खेती, जैविक खेती, ये सब टेक्नोलॉजी है, तंत्र ज्ञान है। मूलभूत विज्ञान की तरफ कोई नहीं देख रहा है। मूलभूत विज्ञान की तरफ देखेंगे तो ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती कोई खाद की। अब इसका मैं उदाहरण दूंगा कि पौधे को क्या लगता है। हम 5th-6th स्टैंडर्ड में 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया से खुद का अन्न खुद बनाते हैं, फिर हम ये खाद क्यों देते हैं, ये इसके बारे में कभी नहीं सोचते। बस ये डालो वो डालो, ये सब हमारी दुकानदारी अभी चल रही है। वास्तव में वनस्पति शास्त्र क्या कहता है कि एक पौधा, इसका हिसाब अगर आपको करना है तो बहुत आसान तरीका है उसको समझने का। कि समझो एक बीज लगाया आपने, काहे का भी इमली का बीज है, लगाते समय 2-5 ग्राम का होता है, 5-6 साल में बड़ा वृक्ष बनता है। यह वृक्ष कैसा बना? तो हम क्या समझते हैं कि हमने जो उसको खाद दिया, जमीन में जो पोषक तत्व थे वो ले लिए और वो बड़ा हो गया, लेकिन ये अर्ध सत्य है। वास्तव में वनस्पति शास्त्र कुछ अलग ही बताता है। अगर आपको इसका हिसाब लगाना है, देखना है कि पौधे ने ज़मीन से, आपके खाद में से क्या क्या लिया और कितना लिया है, तो वनस्पति शास्त्र कहता है उस पौधे को उखाड़ो, पेड़ को उखाड़ो, उसका वजन करो। समझो 100 किलो वजन बन गया, उसका हो गया, उसका एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। ये 100 किलो में से 99.5% केवल 3 ही घटक होते हैं पौधे में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो आप कभी नहीं देते। ये कोई भी पौधा देखें, इसका एनालिसिस करो, इसमें 99.5% ये 3 ही घटक मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो हवा और पानी से ही पौधा लेता है, या आप कभी नहीं देते। फिर पौधे को बढ़ने के लिए, पौधे को अपना विकास करने के लिए जो वनस्पति शास्त्र कहता है कि 16-17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसमें से ये 3 गए, बचे हुए 13-14 है, वो केवल आधा किलो में बैठते हैं, जिसके लिए सब अभी ये झिकझिक चल रही है। ये रासायनिक करो, सेंद्रिय करो, जैविक करो, ये केवल आधा किलो के लिए चल रही है। उसमें भी साइंस और आगे की बात कहता है कि वो पेड़ को अपना 100 किलो वजन बनाने के लिए, जैव भार बनाने के लिए
बायो वेट बनाने के लिए ये जो बचे हुए 13-14 पोषक तत्व है उसकी जितनी ज़रूरत है 100 किलो के लिए उससे कई गुना ज़्यादा ऑलरेडी हवा में है। फिर आप कहेंगे कि अगर हवा में है तो पौधे लेते क्यों नहीं है, बढ़ते नहीं ना, फसल को खाद क्यों देते हैं, खाद दिया तो पौधे बढ़ते हैं। बस यही मेन मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा है, बताने के बाद में लगेगा ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन आज तक हमारे ध्यान में नहीं आया। उसी के लिए ये कारखाने निकालो, वो उसका स्टॉक करो, ये दुकान करो, ये सब चल रहा है। ये पौधे अगर आपको लगता है कि ये पौधे ने हवा में से सब लेना चाहिए हमने दिए बगैर, उसके लिए छोटी सी ज़रूरत है वहाँ पे। वो ज़रूरत क्या है? वो है हवा में नमी की ज़रूरत, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इसकी ज़रूरत होती है। अगर हवा में नमी पर्याप्त मात्रा में है तो आपको कोई खाद दवा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, न पानी देने की ज़रूरत होती है, न खाद देने की ज़रूरत होती है। प्रकृति ने ये जो पौधे खड़े किए हैं, उगाए हैं, बनाए हैं, ये कोई आपके कारण थोड़ी बनाए हैं, वो तो प्रकृति की निर्मित है, तो उसकी देखभाल प्रकृति करने वाली है। आपके जिम्मे थोड़ी छोड़ा है प्रकृति ने उसको। लेकिन आप ऐसा समझते हैं कि हमने खाद नहीं दिया, हमने पानी नहीं दिया तो पौधे बढ़ेंगे कैसे, यही गड़बड़ होती है। मराठी में इसी को एक शब्द कहा है, यही इथे ज्ञानबाची मेक है, यानी यही क्लू एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारा। अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हवा में नमी पैदा करते हैं तो ये वनस्पति को कुछ भी देने की जरूरत नहीं। अभी एक दूसरे मुद्दे पे मैं आता हूँ, इससे ही संबंधित है, जागतिक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल शब्द के कारण हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया में कहीं होगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके घर में आ गया है। अभी पहले हमारे जीन पैंट बाहर धूप में सुखाने को डालते थे तो भी एक दिन 2 दिन सूखते नहीं थे। अभी घर में डालिए, रात को डालते हैं तो सवेरे सूख जाता है। क्यों, क्या हो गया ऐसा? इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। कोई चेक करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, इतनी साधारण से इसमें। अब इसका परिणाम खेती में क्या हुआ है? लोग इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बहुत गंभीर विषय, हमारे अस्तित्व के साथ में इसको जोड़ना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, हो सकता है 1-2 साल के बाद में कोई अकाल अगर हो गया, बारिश कम हो गई, तो आपको फसल ही नहीं आने वाली। बॉटनी, वनस्पति शास्त्र ये कहता है कि फूल से फल बनने की जो क्रिया होती है उसमें हवा की नमी की जरूरत होती है। अब ये हवा की नमी कितनी चाहिए? तो 40 से 60% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं हम, हवा की नमी चाहिए। आज कितनी है पता है आपको? केवल 10-15%। इसलिए आपके पौधे तो बढ़ जाएंगे लेकिन फसल नहीं आने वाली। कृषि में 2 सीजन होते हैं, हंगाम होते हैं, रबी और खरीफ। बारिश में जो अभी जो होता है वो खरीफ बोलते हैं, और ठंड काल में जो होता है उसको रबी कहते हैं। रबी की फसल पूरे हवा के नमी के ऊपर आती है। आपको लगता है, कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास में सिंचाई का प्रबंध है, कोई उपयोग नहीं होने वाला वो सिंचाई करके भी, अगर आपके हवा में नमी नहीं रही तो। और ये हवा में नमी तैयार करने के कंसेप्ट को मैं कहता हूँ एयर इरिगेशन, हवा निषेचन। हवा को गीला करना है आपको। फिर कोई भी तंत्रज्ञान उपयोग में लाओ आप, जैसे माइक्रो स्प्रिंकलर्स है, रेन गन है, ये कोई भी ड्रिप से काम होने वाला नहीं। अभी जो चल रहा है ना, ड्रिप लगाओ, कोई भी चीज़ को ड्रिप लगाने की, पानी की बचाओ, बिल्कुल होने वाला नहीं। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। हंगामी फसलें जो है, जो 2-4 महीने में निकल जाने वाली, उसके लिए समझ सकते हैं, क्योंकि उसका संबंध और भी दूसरा है ड्रिप का, मैं बाद में उसके ऊपर आता हूँ। लेकिन अभी जो ग्लोबल वार्मिंग का जा रहा है संकट हमारे ऊपर, उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और ये पूरे दुनिया में हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अब तुअर का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। तुअर के फसल में फूल बहुत आए थे, फूल पूरे खेत पीले दिखते थे।
लेकिन तुअर कितनी आई तो कुछ नहीं आई, क्योंकि फूल से हल्ली में उसका जो बदलना था वो नमी नहीं होने के कारण हुआ ही नहीं। या 2 साल पहले मैं यहाँ के उदाहरण दूंगा तो फिर जल्दी समझ में आता है। सब तरफ आम को बहुत ज़्यादा फूल आए थे, 2 बार फूल आए थे, बिल्कुल पत्ते के जैसे सफ़ेद हो गए थे फूल के कारण, मोहर जिसको बोलते मराठी में। लेकिन आम नहीं आए इतने। क्यों नहीं आए? तो नमी नहीं थी। अब आप कहेंगे कि आम तो कोंकण में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ बाजू में समुंदर है, वहाँ तो नमी, वहाँ का भी मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि कोंकण में ज़्यादा अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में समुद्र से कई इधर बहुत आगे है, वहाँ पे भी हम शाम के रात में 10 के बाद में अगर रोड पे खड़े रहते थे तो गीला जैसा महसूस होता था। बाहर सोने का तो प्रश्न ही आता नहीं था। यानी नवंबर से लेके मई तक इतनी ओस गिरती थी, इतनी नमी रहती थी कि सवेरे उठते तो बाहर में ऐसा लगता था बारिश गिर रही है, टप टप करके ओस के बूंद गिरते थे। अभी इस साल में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, रत्नागिरी के पास में जो समुद्र के पास में है, अप्रैल महीने में बाहर सोया मैं, कोई गिला नहीं ना कुछ। अगर वहाँ ऐसी कंडीशन है तो यहाँ क्या? और इसकी तरफ कोई गंभीर ध्यान नहीं दे रहा है, गंभीरता से। 50% ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, वो अगर नहीं रहेगी तो हम कैसा श्वास करें? अभी देखो खिड़कियां सब बंद रहती है तो भी धूल कितनी आ रही है अंदर, देखो। उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि हवा में नमी नहीं है, इसलिए धूल के कण नीचे नहीं बैठ रहे, वो सब हवा से ये जा रहे, हमारे फेफड़ों को खराब कर रहे हैं। खिड़कियों को फिल्टर लगा रहे, नमी नहीं पैदा कर रहे। अरे इसके ऊपर एक स्प्रिंकलर लगा दो ना, पूरे बिल्डिंग आपकी ह्यूमिड हो जाएगी। लेकिन हम फिल्टर लगा रहे, एक कृत्रिमता को दबाने के लिए दूसरी कृत्रिमता कर रहे हैं। तो ये इतना गंभीर विषय है और उसका बहुत कम लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम हमारे खेत में किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नमी अगर पैदा करते हैं तो पौधों को कुछ भी देने की जरूरत नहीं। इसके मॉडल भी मैंने खड़े किए हैं, पत्थरों के ऊपर पेड़ है, कुछ भी नहीं देता हूं मैं, तो भी देखिए आकर कितने हरे भरे। तो ये हवा से सब पौधे ये लेते हैं। अभी मैंने शायद गाड़ी में भी संतोष जी को फोटो दिखाया, डॉक्टर जी को फोटो दिखाया कि दीवार में से पौधा बढ़ रहा है पपीता का। कल आपको भेजा था, इसको इतने बड़े बड़े पपीता भी लगे हैं। कहाँ जमीन है, कहाँ पानी है, उसको कहाँ पोषक तत्व मिल रहा है उसको? ऐसी दीवार को गैप है और उसमें से निकला है वो। तो यही तो सिद्ध करता है कि वो एयर इरिगेशन पे बढ़ रहा है। खक्के जी का कहना वही है कि जो 5वीं 6ठी कक्षा में अपन पढ़ते हैं वो अपन भूल जाते हैं, और बाद में अपन वो MSc और ये वो आगे करते करते आगे का पढ़ने जाते हैं, लेकिन बेसिक्स भूल जाते हैं। तो ही इज कमिंग बैक टू द बेसिक्स, और बेसिक से ही सब कुछ होता है। अभी बेसिक हवा में सिर्फ नमी चाहिए, स्प्रिंकलर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो कम हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना हमें ज़रूरी है।